अस्सलाम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्क डन। तो वर्क डन जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह का वर्क डन होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क आपके पास किस तरह का होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव अब आपके पास फोर्स का यहाँ क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को लेक्चर के लास्ट पे बताऊंगी। ठीक है, अब जो है पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है रिजल्ट हमने निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखें, अगर आपके पास कोई आपके पास मकनातीस है, मैग्नेट है, उनको आप करीब लेके आते हैं। देखिए लेट्स सपोज ये जो मेरे हैंड है, यहाँ इतने फासले पे मेरे हाथ में दो मकनातीस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो ही मैं थोड़ा सा और लेके आऊँ फ़ौरन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या उसका क्या मतलब होता है कि देखिए एक अगर आपका मैग्नेट है तो उसके अराउंड जो होती है एक स्पेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, फील्ड वो वाली जगह जहाँ पे मैग्नेट ने फोर्स अट्रैक्शन की या रिपल्शन की लगानी है। ठीक है, इसी तरह बच्चों ज़मीन के गिर्द देखिए, ज़मीन में हमें पता है कि कोई भी चीज़ बॉडी जो ऊपर को मूव करती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है। तो ज़मीन के गिर्द वो वाली जगह जहाँ पे ज़मीन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है वो आपके पास कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ज़मीन के पास जितने भी हम हमारे ऊपर जो है ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, जो बॉडी आपके पास जो है अर्थ से दूर जाती है तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट जो ऊपर को मोशन कर रहा होता है वो ग्रेविटी की फील्ड में से ही वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कहता है कि द स्पेस वो वाली जगह अराउंड द अर्थ ज़मीन के गिर्द इन विच जहाँ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी की जो फोर्स है एक्ट लगे, ज़मीन के गिर्द वो वाला हिस्सा जहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लग सकती है वो आपके पास कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के करीब वो वाली जगह जहाँ वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी की फोर्स जहाँ तक लग सकती है वो वाली आपकी फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि जो बच्चों आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, कंजर्वेटिव क्यों होती है वो हम लास्ट पे जब मैथमेटिकल करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मूव करता है तो वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो उसमें वर्क होगा वो किस वजह से होगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्ट कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो मतलब कि उस पर कौन सी फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी। तो जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस टॉपिक में जो है मैथमेटिकल ज़्यादा है, थ्योरी जो है वो आप थोड़ी कम भी कर लेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो है वो थोड़ा सा वैसे आपको एक्सप्लेन कर लिखने की ज़रूरत नहीं, इस पॉइंट पे हम मेन आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे पास ये ए वाला पॉइंट है और मैंने बी तक जाना है। ठीक है, इसी तरह का रास्ता जो है हम लोगों ने पिछले टॉपिक में लिया था। ठीक है, जिसमें वेरिएबल फोर्स थी। तो आपके पास एक शख्स है या एक पार्टिकल है, उसने जो है यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब उसके पास 3 रास्ते हो सकते हैं, वो आराम से सीधा इस पॉइंट पे जाना है तो वो यहाँ से चलता चलता इस यहाँ तक जाना है, इसके सामने बिल्कुल आ जाता है, फिर यहाँ से स्ट्रेट अपवर्ड चला जाता है। तो पाथ 1 उसके पास ये है कि वो आराम से इस साइड को जाए फिर ये ऊपर को चला जाए। या ये हो सकता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना तो यहाँ से बिल्कुल उसके सामने ऊपर तक जाए और फिर वहाँ से इस पॉइंट तक चला जाए, ये उसका पाथ 2 बन जाएगा। या फिर तीसरा तरीका कार क्या है कि वो इस तरह से रैंडमली मोशन करके मतलब जो है वर्क डन इस तरह से कर ले कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हर पॉइंट पे सेम ना हो। ठीक है, तो वो इस तरह से जो है मोशन कर दे। उसके पास 3 पाथ हैं, एक ये वाला पाथ, दूसरा ये वाला पाथ और तीसरा ये वाला पाथ। अब हमने यहाँ से निकालना वर्क डन। बच्चों अगर तो आप इस पाथ का वर्क डन, इस पाथ का वर्क डन, इस पाथ का वर्क डन निकालते हो, तीनों के आंसर सेम आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वर्क डन हुआ है वो आपके पास जो है इसमें फोर्सेस लगी वो कंजर्वेटिव फोर्सेस लगी हैं। ठीक है, इसी से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे कि क्या जो है आपके पास वर्क डन वो डिपेंड करता है पाथ पे, कि ज़रूरी है कि आपने इसी पाथ से जाना है या इस पाथ से जाएंगे या इस पाथ से। अगर तो वर्क डन तीनों का सेम आ गया तो इसका मतलब है कि जो है वर्क डन जो है वो पाथ पे फॉलो नहीं करता, आप फिर जिस मर्जी रास्ते से जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जो है वर्क डन सेम ना आया तो फिर हम इसमें ये सीखेंगे कि वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करते हैं, मैं पहले आपको नहीं बताऊंगी कि पाथ पे फॉलो करता है कि नहीं, तो आप इसकी कैलकुलेशन देखें। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, वो डिस्प्लेस उसको किया गया विद कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ a पॉइंट से वो b पॉइंट तक उसको डिस्प्लेस किया गया, या वो a पॉइंट से b पॉइंट तक गया है, ठीक है, अलॉन्ग वेरियस पाथ्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जाहिर है ये ज़मीन पे इस पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। हमने क्या है कि ये वेरियस पाथ्स पे, तो हमने एक पाथ को पाथ 1, ये वाला पाथ 2 हो गया, और ये 3 पाथ्स हमने इसमें ले लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक थोड़ी सी उसको थ्योरी लिख दोगे। अब हमने अपने असल काम पे आना है कि वर्क डन यहाँ क्या होगा, तो वो आप समझेंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग डायग्राम बना लें तो वो ज़्यादा हमारे पास बेस्ट रहेगी। रैंडमली हमने डायग्राम बनानी है कुछ इस तरह से। हमारे पास पाथ था, तो हमने कहा कि हमारे पास ये हमारे पास जो है थर्ड वाला रास्ता है, ये हमारे पास फर्स्ट वाला रास्ता है, ठीक है, और ये वाला हमारे पास सेकंड वाला पाथ है। वर्क डन जो है हम लोग यहाँ मैं पेज पे आपको सारा मैथमेटिकल पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग उसकी वहाँ से रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमने एक पार्टिकल ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो इस रास्ते से जाए, या दूसरा उसके पास रास्ता था कि वो इस रास्ते से जो है इस साइड को जाए, और तीसरा ये हमारे पास पाथ था कि वो ऐसे मोशन काट जाए और यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट तक। तो हमने ए बी इनका नाम था, सी डी हमने ये वाले पॉइंट्स का नाम रख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पाथ का वर्क डन फाइंड करेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से जो है अपवर्ड गया है तब वर्क डन कितना हुआ है। अब देखें वर्क डन, इस पे पॉइंट कौन से हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए डी बी का हमने वर्क डन निकालना। तो मैंने कहा डब्ल्यू ए डी बी, इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले उसने वर्क डन किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कहाँ से, ए से लेकर डी तक, तो डब्ल्यू आपका ए डी पहले आएगा, फिर ठीक है, और फिर उसका वर्क डन हुआ डी से लेकर बी तक, तो डब्ल्यू डी बी आपके पास, ठीक है। अब वर्क डन जो है ए डी बी, इसके आगे से 2 रास्ते थे, तो 2 दफ़ा उसने जो है वर्क डन किया था। हम इसका सेपरेट निकालेंगे, इसका सेपरेट निकालेंगे, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, ठीक है। तो मैंने कहा हेयर जो है डब्ल्यू ए डी जो है डब्ल्यू का वर्क डन का जो अलॉन्ग ए डी या एक्स एक्सिस वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन चाहे आप ए डी लिख लें या डब्ल्यू लिख लें तो वो रहेगा तो वर्क ही ना। तो वर्क का हमारे पास फार्मूला था एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ जो है हमने इसमें कहा है कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पढ़ेंगे ना, तो एफ जो है हमारे पास हमें पता है कि फोर्स जो लग रही है, इस पे जो फोर्स लग रही है, पार्टिकल इस पे मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। तो वेट होगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को जो आपके पास फोर्स लग रही है वो असल में वेट की फोर्स लग रही है, और वेट बराबर होता है एम जी के, ठीक है। तो हमने लिखा एफ की जगह एम जी, और डी कॉस थीटा आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपने हर दफ़ा जो है स्टेप करना है। मैंने यहाँ से नेक्स्ट टाइम लेना है, लेकिन आपने ये पहला और ये दूसरा स्टेप आपने हर एक में करना है, कैलकुलेट जब वर्क डन करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने कहा कि एक हमारे पास मैथ तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, मैथ्स में तो नहीं चेंजिंग आएगी। एक बॉडी जिसने मोशन करनी है उसका मैथ्स तो नहीं चेंज हो सकता। इन 2 चीज़ों से हम लोग इन 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हमारे रिजल्ट्स आते जाएंगे। देखें बच्चों, सबसे पहले डिस्टेंस, पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन को गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन को पार्टिकल आपका जा रहा है, इस डायरेक्शन को उसकी मोशन हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका इस डायरेक्शन में हो गया, और जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड वो किस साइड को लगती है, वो डाउनवर्ड लगती है। तो देखें एक आपकी चीज़ इस साइड को जा रही है और दूसरी एक आपकी एक की डायरेक्शन इस साइड को और एक ही डाउनवर्ड है, तो देखें इनके दरमियान फिर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। अब हमें पता है साइन 90 पे 1 देता है और कॉस 90 पे हमें क्या वैल्यू देता है, 0 देता है, और 0 को जब हम एम जी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमने वर्क डन निकाला है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो हमारे पास आया है, 0 आया है, ठीक है। अब हमने यहाँ से पार्टिकल इस साइड को गया, अब हमने वर्क डन दूसरा निकालना है जब वो अपवर्ड गया है, डी से बी गया है, ठीक है, ये वाला वर्क डन निकालना है। तो उसके लिए मैंने कहा कि आपने ये वाला स्टेप करना है, उसके बाद ये वाला करना है। मैं यहाँ से बात करनी डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब हमने सेकंड वाला वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू डी भी निकालना है, उसके लिए फिर वही फार्मूला एम जी डी कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है जब अपवर्ड मोशन हो रही हो तो ये जो होता है आपके पास डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में डी ले सकते हो, एस ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमने वो वर्टिकल में हमने एच लेना होता है, तो इस डी को आपने एच के साथ रिप्लेस कर देना है। अब देखिए पार्टिकल की मोशन किस साइड को है, ऊपर को है, ठीक है, और ग्रेविटी की फोर्स किस साइड को लगती है, नीचे को लगेगी, ठीक है। पार्टिकल ऊपर को मोशन कर रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे को लग रही है, तो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है।
पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180 डिग्री। तो मतलब थीटा आपके पास 180 आ रहा है। कैलकुलेटर पे cos 180 लिखेंगे, वो हमें -1 देगा। -1 को mgh से मल्टीप्लाई करेंगे तो -mgh आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, वर्क डन अलॉन्ग DB आपके पास आ जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं आई है। हमने हॉरिजेंटल वर्क डन निकाला, वो हमारे पास 0 आया। हमने वर्टिकल निकाला है तो हमारे पास -mgh आया। ये आपका रिजल्ट बहुत अहम है, ठीक है। ये याद रखना, हॉरिजेंटली हमारे पास आंसर जो है 0 आया पहली बात पे, और वर्टिकल हमारे पास -mgh आया। तो यही दो कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए अलहदा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने कहा सो यहाँ आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में WAD की जगह उसका आंसर जो आपके पास 0 आया वो पुट कर दें, और WDB का आंसर -mgh आया तो वो मैंने पुट कर दिया 0 प्लस WDB की जगह उसका आंसर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है प्लस माइनस 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही आपके पास चीज़ आ जाएगी। तो टोटल वर्क डन अलॉन्ग पाथ जो आपके पास फर्स्ट वाली पाथ है वो हमारे पास -mgh है। तो हमने फर्स्ट पाथ के लिए वर्क डन निकाल लिया है। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन अलॉन्ग पाथ 2, ठीक है। 3 पाथ थे, पहले का हमने निकाल लिया, अब दूसरे का निकालने लगे हैं। अब दूसरा पाथ मैंने डायग्राम से लिया, A से C की तरफ जाएगा और C से B की तरफ जाएगा, तो मतलब ACB, ठीक है। इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला वर्क W होगा, WA से लेके C तक, उसमें प्लस करेंगे WC से लेके B तक। तो देखिए मैंने यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे WAC का, तो वही फार्मूला ऊपर वाला आपके पास क्या था, MGD था, ठीक है। D यहाँ था और कॉज ऑफ थीटा था। अब मैंने D की जगह H यूज़ किया क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जाने लगे, वर्टिकल, तो वर्टिकल हम H लेते हैं, D नहीं लेते हैं, ठीक है। पहली बात हुई है। अब देखिए पार्टिकल की मोशन हो रही है इस साइड को, ठीक है, अपवर्ड हो रही है, और ग्रेविटी की फोर्स तो हमेशा नीचे लगनी है। तो ये फिर आपके पास क्या आ गया, एंटी पैरेलल आ गया। यहाँ भी एंटी पैरेलल था, पार्टिकल ऊपर की तरफ और फोर्स नीचे की तरफ। तो मैंने कहा था एंटी पैरेलल में 180 का एंगल लेते हैं, तो सेम यही कंडीशन इस साइड पे बन रही है। तो थीटा की जगह आपने 180 लगा दिया। 180 पे अभी हमने देखा -1 देता है, तो mgh को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -mgh आएगा। अब देखिए हमने WAC निकाली, अब हमने CB निकालना है, लेकिन AC का रिजल्ट देखें, इसका भी रिजल्ट -mgh आया है, इसका रिजल्ट भी -mgh आया है, ठीक है। तो वर्टिकल जो है आपके पास आंसर -mgh आ रहा है। यहाँ इसका आंसर 0 आया, इसका भी हमने चेक नहीं किया है, ठीक है। अब आपने निकालना है WC से लेके B तक, ठीक है, C से लेके B तक। अब पार्टिकल की मोशन किस साइड को हो रही है, इस साइड को, और इस पार्टिकल पे जो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी वो किस साइड को लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। तो एंगल इनके दरमियान एक आपके पास स्ट्रेट और स्ट्रेट ही आपके पास नीचे चीज़ आ रही हो तो ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास बनता है, और मतलब परपेंडिकुलर ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने कहा कि WCB हमारे पास, इसके लिए भी हम लोग क्या, पहले तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो D लगाएंगे, MGD कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा आपके पास कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 पे हमें 0 देता है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। अब WCB दूसरे पाथ के लिए ये वाला, इसका आंसर भी हमने निकाल लिया, WAC का वो हमारे पास -mgh आया, और WCB का निकाला वो हमारे पास 0 आया। तो इस इक्वेशन में इसको बोले इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इस इक्वेशन में मतलब ये दोनों आंसर्स आप पुट करेंगे। तो WAC का है -mgh, वो पुट किया, प्लस इसका आपके पास आंसर है 0, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -mgh आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सेकंड पाथ के अलॉन्ग भी वर्क डन निकाला। फर्स्ट का भी आंसर आया -mgh, सेकंड का भी आ गया -mgh, ठीक है। इसका आंसर भी, जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया -mgh आंसर आया, फिर यहाँ से इस साइड को गया फिर भी -mgh आया। अब हमारे पास है थर्ड वाला पाथ, इस पे हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो पिछला जब हमने टॉपिक पढ़ा था हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो उसमें हमने कहा था इस तरह के पाथ का जो है वर्क डन हम किस तरीके से निकालते हैं वो हमने सारा डिटेल के साथ पढ़ा है। वही चीज़ें हम लोग इधर लेंगे, लेकिन उतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे जितनी हमने उस टॉपिक में पढ़ी थी। लाइट इसको मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। लेट्स सपोज बच्चों कि आपके पास जो है थर्ड वाला पाथ है, हमारे पास वही पाथ जो है मैंने इधर दोबारा किया कि हमें बार ना देखना पड़े, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह का पाथ है, तो उसमें हमने क्या किया था, जब पिछला टॉपिक पढ़ा था उसको छोटे छोटे जो है इंटरवल्स में डिवाइड किया था, ठीक है। पहले हमने बड़े में किया था, फिर हमने कहा था उससे इतना वर्क डन एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए इसके छोटे छोटे इंटरवल करें। मैंने ज़्यादा फासला इसलिए रखा है कि आपको सही से नज़र आ सके, ठीक है। अब जाहिर है कि अगर हम इसके जो हैं कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, मतलब कि
इस तरह की जब आपके पास मोशन होती है तो कुछ ना कुछ एंगल बनता है, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी आपका फासला तय हो रहा था, वाई एक्सिस भी आपका फासला तय हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरफ और ये यहाँ से मतलब ये इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है वो डेल वाई हुआ है, ठीक है। वाई वन का नाम दे ले, क्योंकि एक ये फिर सबके लिए अलग-अलग नाम दे देंगे। फिर यहाँ से जब इस पॉइंट तक पहुँचेगा उसको नाम देते हैं वर्टिकल है, तो इसलिए मैं वाई ले रही हूँ, वाई में जो चेंजिंग आ रही है, डेल का मतलब जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आपने छोटे छोटे इंटरवल्स इसके बना लेने हैं। अभी आपने पीछे सीखा है कि जब हम लोग वर्क इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग हमारे पास आंसर जो है 0 आया, ए बी पे वर्क डन का आंसर सी बी पे 0 आया। देखें हमारे पास जो है किस किस पे, ए से लेके डी तक और सी से लेके बी तक। तो ए से लेके डी तक वर्क डन 0 आया है, और दूसरा सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक हम लोग चेक करते हैं तो वो भी हमारे पास 0 आया है। मतलब हॉरिजॉन्टल कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन होता है कहाँ, वर्टिकल। तो वो यही रिजल्ट जो है हम इसमें जो है वो लगाएंगे। तो हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल तो वर्क डन नहीं हमारे पास होता। क्यों नहीं होता हॉरिजॉन्टल? क्योंकि जो चीज़ आपके पास हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही होती है, एंगल 90 बनता है, कॉस 90 पे 0 देता है, इसलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोई वर्क डन नहीं होता। तो वर्टिकली हमारे पास वर्क डन होता है। अब पिछले जो हमने वर्टिकली जब हमने ये इसका और इसका आंसर निकाला है तो दोनों के आंसर -mgh आए हैं, ठीक है। दोनों के आंसर में mgh आए हैं। अब हॉरिजॉन्टल तो कोई नहीं हो रहा, एज का मतलब हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस -mgh, m भी आपके पास मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 भी कांस्टेंट है। तो अगर वर्टिकल हम हर इंटरवल के दरमियान देखेंगे तो एज में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका फासला होगा। तो उन फासलों को हमने डेल y1, डेल y2, डेल y3 इस तरह के नाम दे देने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सारा काम पीछे वाला दोबारा से नहीं करना। आपको पता है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो मोशन नहीं होगी, वो तो 0 होगी, वर्टिकल जो होगी वो -mgh होती है, ठीक है। अब mg तो आपका कांस्टेंट है, एज में चेंजिंग आ रही है, कभी डेल y1 बन रहा है, तो ये वाली सारी वैल्यूज आपने एक ब्रैकेट के अंदर प्लस में लिख लेनी है, ठीक है। क्यों प्लस में, इनके दरमियान प्लस का साइन क्यों लगाना है? देखें ना, पार्टिकल का जो अल्टीमेट टारगेट है उसका टारगेट क्या है, ये आपके बुक के अगले पेज पे उसने दोबारा से डायग्राम बनाई हुई है। आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, मतलब कि आपने अगर देखा जाए तो इतनी हाइट, मतलब इतना ऊपर जाना है। अगर ज़मीन पे पार्टिकल पड़ा हुआ है तो इतनी हाइट पे उसने जाना है। तो देखें अगर मैं, ये पहला पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास उसने छोटी सी एक लाइन लगाई हुई है, उसके बाद यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, दूसरा जो है आपके पास यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऊपर को हम लोग गए तो फिर यहाँ से हम लोग अगला हमारा फासला, तो मतलब इसको इसके साथ जोड़ दो, एक सीधी लाइन, मतलब कि हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस में चेंजिंग आ रही है। तो अगर ये डेल वाई आप ले रहे हो, इन लाइंस को डेल वाई ले रहे हो, तो इनको ऐड करोगे तो फिर आप स्ट्रेट ऊपर तक आपका जो है वाई डायरेक्शन में फासला तय होगा। तो इन सबको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। अब देखें उसने एक साइड पे मेंशन किया हुआ है कि सारा जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उस सारा डिस्टेंस आपने एज के बराबर रखना है। तो ये जो आपके पास है, फिर इसके इसी पॉइंट के सामने जो है ये वाला पॉइंट है, तो ये फिर आपके पास ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये आपके पास एज की कीमत है, हाइट है। तो इस सारी जो डेल y1, डेल y2, डेल y3 इन सबको लेट काट लें कि ये आपके पास किसके बराबर है, एज के बराबर है, ठीक है। तो फिर -mg और इस सारी की जगह आपने क्या लगा दिया, एज लगा दिया। तो आप इससे भी अगर आंसर निकाल लें तो -mgh आ रहा है। तो अगर देखिए मैंने कहा था आपको, स्टार्ट में कहा था कि अगर तीनों जो हैं पार्ट्स, इनसे अगर वर्क डन सेम आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो होती है वर्क डन जो होता है वो पाथ पे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आपने इस पाथ पे भी वर्क डन निकाला, इस पे भी निकाला, इस पे भी निकाला, आंसर सबसे सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे फॉलो नहीं करता, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर आपका आंसर बराबर ना आता तो फिर आपने कहना था ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब रीडिंग इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं। वही बातें जो मैंने आपको उस पर समझाई हैं। कहते थे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द पाथ 1, पहले वाला रास्ता आपके पास वो ADB था, ठीक है। कैन बी स्प्लिट, उसको आप डिवाइड कर सकते हो इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में। एक पाथ आप A से लेकर D तक ले लें और दूसरा D से लेकर B तक ले लें, ठीक है। कहते थे वर्क डन अलॉन्ग AD, A से लेकर D तक वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा, हमने निकाल के देखा है। क्यों, हमें पता पार्टिकल ही साइड को मोशन कर रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे को लग रही है, एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री पे आपके पास जो है cos 0 देता है, तो वर्क डन आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज द वेट जो mg है इज परपेंडिकुलर टू दिस पाथ, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो
मैंने 90 डिग्री बोला था, इसने परपेंडिकुलर लिख दिया, तो जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। वेयर एज यहाँ तक आपने बस लिख के तो फिर आपने ये वाला काम पहले करके उसको देना है, ठीक है। WAD = FD cos थीटा, ये वाला सारा करके यहाँ तक आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगली इसके बारे में बताने लगा। यहाँ मैंने आपको समझाया कि 180 का एंगल बनना है, क्यों वो मैं इस रीडिंग के साथ ही बता देती हूँ। कहते हैं वेयर एज द वर्क डन अलॉन्ग DB, डी से लेके बी तक वर्क डन जो है वो -mgh आ रहा है। क्यों -mgh आ रहा है? पार्टिकल की मोशन अपवर्ड और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, इनके दरमियान 180 का एंगल बन रहा है। कॉस 180 पे -1 देता है, तो -1 आपको अगर देता है तो mgh को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -mgh ही आपके पास आएगा, ठीक है। तो कहता है कि mgh आएगा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ mg इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब अब पार्टिकल जो अपवर्ड मोशन कर रहा है, फासला डिस्टेंस जो है वो अपवर्ड वो जो है कवर कर रहा है, और वेट जो है या mg जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए आपके पास जो है थीटा 180 बनेगा। तो थीटा 180 बनेगा तो आपने ये वाले सारा जो है यहाँ तक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या लिखना है, हैंस दी टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन आपने यही इसी तरह करके ये वाला सारा काम जो है इसमें एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने पार्ट्स में डिवाइड करके पहला आपने यहाँ तक AD वाला वर्क डन जब निकालना है तो यहाँ तक आपने कर देना है, ठीक है। पहले आपने यहाँ तक लिखना है स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स AD, ये इतना लिख के तो आपने पहले ये वाली लाइन लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इंग्लिश लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें इंग्लिश लिखनी इतनी अहम नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों को तसल्ली नहीं होती है। फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के तो आपने फिर ये WAD का वर्क डन निकालना सबसे अहम है, यहाँ तक आपने काम करना है। फिर आपने यहाँ से लेके इंग्लिश जो है कहाँ तक लिखनी है, यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक लिख के फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपने ये जो है दोनों निकाल देने, तो आप ये एक जो है आपने मार्कर के साथ इस तरह से ना स्क्वायर सा बना देना, आपने वर्क डन निकाल लिया। फिर आपने हेडिंग देनी है वर्क डन अलॉन्ग पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 की हेडिंग देनी है, उसमें भी आपने सेम वही चीज़ कहनी है जो इसने लिखी है। इफ़ यू कंसीडर द पाथ ACB द वर्क डन अलॉन्ग AC इज, अब उसने डिटेल से नहीं कहा कि आप ACB को 2 हिस्सों में, पहले A से लेकर C और C से लेकर B तक, यहाँ से आप थोड़ी सी इंग्लिश लिख के, ठीक है। उसके बाद आपने सारा मैथमेटिकल काट देना, क्योंकि अब ये एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहा है, आपने डायरेक्ट ये मैथमेटिकल वाला काम कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने पार्ट 3 की ऊपर हेडिंग देनी है। पार्ट 3 में आपने इंग्लिश लिखनी है। आपने क्या लिखना है, नाउ कंसीडर पार्ट 3 अ कर्व्ड 1, एक कर्व है आपके पास, पार्ट 3 जो है कर्व्ड है, ठीक है। इमेजिन द कर्व्ड पाथ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू, आपने क्या करना है, इस रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना है, ठीक है। और साथ जो है आपने बताना है कि जो है सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, इस तरह के स्टेप्स बना लेने हैं। कहते हैं देयर इज नो वर्क डन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्टेप जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने वर्क डन निकाला था ना, A से लेके उसका D तक, तो 0 आया था। तो इसी तरह ये जो स्टेप्स बनाए हैं इस पर भी आपके पास 0 आएगा। देयर इज नो वर्क डन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये सारा कुछ आपको समझा चुकी हूँ मैंने कहा, सिर्फ वर्टिकल आपका वर्क डन होना है। बिकॉज mg इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्टेप, कहता है कि हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास वर्क डन, आपने स्टेप ऐसे करके छोटे छोटे बनाए हैं ना, ये वाले छोटे छोटे जो आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही है, तो कहता है हॉरिजॉन्टल कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जब इस साइड को पार्टिकल मोशन करेगा तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही होगी, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को हो जाएंगे, इसलिए वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। कहता है वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वर्क होगा ओनली कब, अलॉन्ग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपके पास आपने वर्टिकल बनाया है ना, ये जो आपने इस तरह के स्टेप्स बनाए हैं, तो ये जो वर्टिकल वाले आपके स्टेप्स हैं इनकी वजह से आपका वर्क डन होगा। कहते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट CD, कहते हैं यहाँ से C से लेकर अगर D तक की मैं बात करूँ, सिर्फ इसी से की बात करूँ, तो mg इज़ नॉट नेगेटिव। mg नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लगती है, तो डाउनवर्ड ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है G की वैल्यू प्लस का 9.8 या 10 होती है, और अपवर्ड माइनस की होती है। तो कहते हैं C से लेकर D तक जब आप नीचे आओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी क्या होनी है, नेगेटिव नहीं होनी है, पॉजिटिव होनी है, इट इज़ पॉजिटिव। और अगर ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होनी है और आपके पास y जो है, y आपके पास नेगेटिव होना है। क्यों y नेगेटिव होना है, देखें ये C से लेकर D तक आपके स्टेप्स ऐसे करके नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने तो ऊपर को जाना था, मतलब एज जो है हमारे पास वो हमने अपवर्ड को फासला तय करना था, ये डाउनवर्ड को आ रहा है, तो एज आपके पास नेगेटिव होगा। तो कहता है कि आपके पास mg जो है वो पॉजिटिव है और डेल वाई वाले सारे जो है नेगेटिव हैं। तो अगर पॉजिटिव को mg को माइनस के डेल वाई से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस वाली वैल्यू को माइनस से करो तो माइनस में आपका आंसर आता है। सो द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके mg को डेल वाई के साथ, तो सारे एलिमेंट्स आपके पास नेगेटिव आएंगे। और वही जो मैंने आपको फिर नेक्स्ट जो है अगले पेज पे समझाया, ये वाला सारा काम, ये वाला आप काम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद W टोटल भी आपने निकालना है, लेकिन ये अभी नहीं निकालना है, यहाँ तक आप काम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करके उसके बाद आपने एक बताना है द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अलॉन्ग द कर्व्ड पाथ AB इज स्टिल,
कि आपने तीनों का निकाल लिया ना। अब नेट का मतलब है जो आपने पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते से, तीनों को अगर आप ऐड करें तो वो तीनों कहते हैं नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब तीनों रास्तों का जो आंसर है वो आपके पास क्या आया, सेम आया, -mg आया, एच आया, ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला वर्क डन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स जहाँ लग रही हो वहाँ जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, क्योंकि हमने जो है तीनों रास्तों से आंसर निकाला, तीनों रास्तों से हमारे पास यहाँ से यहाँ गए फिर भी आंसर जो आया है, और जो यहाँ से यहाँ गए और जो यहाँ से यहाँ, तीनों का आंसर जो है सेम है। तो रास्ते पे फिर डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ। अब आपके पास अगर क्लोज पाथ है, ठीक है, जैसे आपकी इसने डायग्राम हमें दी हुई थी, यही वर्क डन आपका ऐसे हो जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और फिर इसी पॉइंट पे आना होता। तो कहता है कि वर्क डन आपके पास जो है अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो क्लोज्ड पाथ में रास्ता आपका बंद होना चाहिए, तो वहाँ आपके पास जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होती है, ठीक है। वर्क डन जो वहाँ होता है ना, वर्क डन कहाँ, क्लोज्ड पाथ में जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो अब इस चीज़ को प्रूव करना है आपने, ठीक है। यहाँ तक लिख के फिर आपने कहना है कि कंसीडर, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि ABCD इज़ अ क्लोज्ड पाथ। तो वर्क डन जो AB के अलांग, BC के CD और AD के जो अलांग आपका होगा, तो हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल जीरो होता है, DC पे भी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये DC पे भी आपका ज़ीरो, इस पे भी ज़ीरो होगा, इस पे भी ज़ीरो होगा, AB पे और CD पे आपका वर्क डन ज़ीरो होगा। अब वर्टिकल वाला एक ये और एक ये, इन दोनों से आपका वर्क डन आना है। अगर BC में है तो BC में देखें ये आपके पास अपवर्ड को जा रहा है, मतलब कि पार्टिकल अपवर्ड का और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, तो 180 का एंगल बनना है। 180 पे कॉज हमें -1 देता है, तो -mg आपका आंसर आना है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग इस साइड को देखते हैं तो पार्टिकल नीचे को आ रहा है और ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे को लगती है, तो मतलब पैरेलल है। पैरेलल में आपके पास जो एंगल जो होता है ना, एंगल जो होता है mg D cos ऑफ थीटा, तो पैरेलल में जो है आपके पास एंगल 0 डिग्री बनता है, cos 0 पे 1 देता है, तो यहाँ से आपके पास प्लस का आंसर आना है, ये माइनस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। mgh आएगा, तो ये माइनस का mgh, ये प्लस का mgh, तो दोनों कट होंगे तो वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने कह दें हैंस वर्क डन इज इन अ क्लोज पाथ इज 0। आप यहाँ से चले थे, फिर यहाँ को गए, फिर यहाँ को, फिर इस पॉइंट पे आ गए, तो पाथ आपको क्लोज हो गया, तो यहाँ वर्क डन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो वही कह के आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, कैन यू प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से आपने एक इंपॉर्टेंट भी रिजल्ट निकाल लिया, ये स्टेटमेंट आपकी ऊपर वाली है, ठीक है, और उसने लिखा हुआ वो हमने ऊपर कर लिया, इसको करने की जरूरत नहीं। कहते हैं द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बी 0, द फोर्स इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स कब कहलाएगी, जब आपके पास वर्क डन 0 होगा। और अगर वर्क डन आपके पास 0 नहीं आता है, मतलब फोर्स आप क्या करते हो कि टोटल वर्क डन निकालते हो और आंसर आपका 0 नहीं आता है, जैसे मैंने अभी ये निकाला है, मेरे पास 0 आ गया, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स थी, ठीक है। और अगर 0 नहीं आएगा तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब अगर आपसे पूछे कि कंजर्वेटिव फोर्स की जो है वो एग्जांपल्स लिखो, तो सबसे पहली तो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 9th में भी 10th में हम लोगों ने पढ़ी थी, वो भी आपके पास इलास्टिक स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग को जब खींचते हैं उसको डिप्रेस करते हो, तो वो सारी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। उसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये अगर आपको लॉन्ग में टॉपिक नहीं आता तो शॉर्ट में यहाँ से आपसे पूछेगा, या तो कंजर्वेटिव की जो है डेफिनेशन पूछ लेगा, या ये वाला प्रूफ पूछ लेगा, या इसके बारे में पूछ लेगा। तो कहता है फोर्स non-conservative if the work done by it moving an object between 2 points, वर्क डन जो है बेशक 2 पॉइंट्स के दरमियान हो जाए या क्लोज्ड पाथ पे हो जाए। वो देखिए कंजर्वेटिव में हमने कहा था डिपेंड नहीं करता पाथ पे, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप वर्क डन जब टोटल आंसर निकालते हो 0 आंसर नहीं आता नॉन कंजर्वेटिव में, तो इसका मतलब ये पाथ पे फॉलो करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है पाथ पे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है। तो इसमें आप एक और मेन स्टेटमेंट देंगे कि द टोटल वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0। कंजर्वेटिव में 0 था, इसमें 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स दें, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, 2-3 आपने याद इसमें से कर लेनी है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।